बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस कहानी को सुनने की ज़रूरत है। ये कहानी फ़िक्शन नज़र आती है मगर हकीकत है। यह कहानी 3 कौमों पर मुश्तमिल एक लश्कर की, अपने दौर के जदीद तरीन हथियार के हामी, अपने दौर के सबसे बड़े एम्पायर के लश्कर जिनसे दुनिया खौफज़दा थी लेकिन कुदरत के आगे बेबस और समुंदर नामी राक्षस का काना बन गए। आप देख रहे हैं वन हिस्ट्री और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी तारीख जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि जिसे ऊपर वाला महफूज रखना चाहे तो उसे कोई तबाह नहीं करता था। तो चलो चलते हैं कामिकाज़ी की तरफ। कामिकाज़ी का मतलब इलाही हवा या रूह की हवा है। ये लफ्ज़ 1281 से उन बड़े तूफ़ानों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है जिन्होंने मंगोल कोरियो बेड़े को तबाह कर दिया था, जिन्होंने 1274 और 1281 में कुबलाई खान के मतहत जापान पर हमला किया था। कहा जाता है कि चंगेज़ के नवासे यानी कुबलाई खान ने कोरिया को हासिल करने के बाद और खागान बनने के बाद जापान को कब्जे में लाना चाहा। वो जापान को 2 वजूहात से कब्जे में लाना चाहता था। पहले तो ये कि जापान एक अमीर मुल्क था रिसोर्सेज के हिसाब से, और दूसरा ये कि जापान सोंग डायनेस्टी जो मंगोलों के दुश्मन थे उनके साथ तजारत में था, और युआन डायनेस्टी या फिर मंगोल इस तजारत को ख़त्म करना चाहते थे। पहले तो कई खत जापान को मंगोल एम्पायर ने भेजी जिनमें लिखा था कि मंगोल हुकूमत जापान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है मगर जापान को उन्हें ट्रिब्यूट यानी खराज देना पड़ेगा, नहीं तो मंगोल हुकूमत जापान के ऊपर हमला कर देंगे। जापान का हर बार जवाब रद्द था। उनके जवाब ने कुबलाई खान को गुस्सा दिला दिया, जिसके नतीजे में कुबलाई खान लड़ने को तैयार हो गया। जापान ने कोरिया पर मंगोलों के खिलाफ बगावत शुरू की, इस उम्मीद से कि शायद जंग हल्का पड़ जाए, मगर मंगोलों ने बगावत कुचल दी और 19 नवंबर 1274 में एक लश्कर जापान के क्योशो आइलैंड पर जो जापान के जुनूब पर वाक़ है हमला करने को चल पड़ा। उनकी तादाद वाज़ेह नहीं है क्योंकि दोनों तरफ अपनी तारीख को बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 900 कश्तियाँ और तकरीबन 30,000 अफराद मंगोलों के लश्कर में शामिल थे। दूसरी तरफ जापान के पास कुछ आम लोगों के साथ समुराई का लश्कर था जिन्हें बाहर की दुनिया से कुछ खास लेना देना नहीं था और इतने बातजुर्बा जंगजू भी नहीं थे। उनकी तादाद का भी कोई खास सही सनद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी तादाद 4000 से लेकर 6000 तक थी। ये लोग हकताबे के बीच पर मंगोलों का इंतजार कर रहे थे। मंगोल क्योशो हुकूमत के सुशिमा आइलैंड पर उतरे। सासुरा के बीच पर मंगोल बेड़े को देखकर नायब सदर ने एक कमजोर दिफा तैयार की। उसी दिन उनके एक इबादतगाह में आग लगी। शायद ये बुरी किस्मत की निशानी थी मगर उन्होंने इसे खतरे की निशानी समझा। मंगोल 2 बजे तक सासुरे पर पहुंच गए थे। ये देखकर सिपाहियों ने उन पर हमला किया मगर जापानियों की तादाद कम थी और उनमें से अक्सरियत को मंगोलों ने तीरों से मार डाला और कहा जाता है कि कईयों को रात के अंधेरे में खत्म कर दिया। ये जंग मंगोल और जापानियों के बीच पहली जंग थी। जापान के लश्कर में अक्सरियत गैर तजुर्बेकार जंगजू थे और उनके हथियार भी कुछ खास नहीं थे। दूसरी तरफ मंगोलों के पास जहरीली तीर और ज्यादा दूर निशाना लगाने वाले कमान थे। कहा जाता है कि जंग जीतने के बाद मंगोलों ने उस इलाके में कई घरों को जला दिया और कईयों को कत्ल कर डाला। उसके बाद उन्होंने सुशिमा को अपना बेस बना डाला। सुशिमा पर कब्जे के बाद मंगोल इकी आइलैंड की तरफ बढ़े। सुशिमा की गवर्नर की तरह इकी आइलैंड की गवर्नर ने भी अपने दिफाई हमला तैयार कर दिया जिनमें आम लोग और 100 समुराई शामिल थे। अगली सुबह जब वो उठता है तो ये सब उसे एक खौफनाक सपने की तरह नजर आता है क्योंकि मंगोलों ने उसके किले को चारों तरफ से घेर लिया था। गवर्नर ने अपनी बेटी को एक समुराई के साथ एक खुफिया रास्ते से दरिया की तरफ रवाना किया मगर रास्ते में उन्हें मंगोल बेटे ने देख लिया जिन्होंने उन पर तीर फेंके, जिसके नतीजे में गवर्नर की बेटी मारी गई लेकिन वो समुराई बच गया और हकताबे पर इकी आइलैंड की हार को रिपोर्ट किया। गवर्नर ने खुद अपने साथियों और कुछ घर वालों समेत खुदकुशी कर ली। मंगोलों ने अपनी तारीख के ऊपर तो कुछ खास तवज्जो नहीं की है, इसीलिए मंगोलों की तारीख उनके दुश्मनों के हाथों ज़्यादा बयान हुई है जो उनके जुल्म को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन की हर कही हुई बात झूठ हो। बहरहाल जापानियों ने लिखा कि मंगोलों ने इकी आइलैंड की औरतों को चाकू से मार डाला और उनके जनाजों को अपनी कश्तियों के साथ बांध लिया। अब बारी थी हकताबे की। 19 नवंबर को मंगोल हकताबे पर पहुंच गए। दूसरे दिन बूने की जंग जो पहली जंग हकताबे भी कहलाती है शुरू हुई। मंगोल जंग से पहले मैदान में जापानियों के घोड़ों के ऊपर कागज फेंक रहे थे जिनमें आग लगी हुई होती थी ताकि उनके घोड़े डर जाए और बेकाबू हो जाए। जब जापानी कमांडर के नवासे ने मंगोलों के ऊपर तीर फेंकी जंग की शुरुआत के लिए तो मंगोल बेड़े ने हंसना शुरू किया। मंगोलों के पास एक और चीज़ थी जो जापानियों के पास नहीं थी, बारूद। ये बारूद दुआ और आग लगाने के काम आता था। जंग के दौरान मंगोलों ने कई बार जापानियों के ऊपर बारूद का हमला किया जिसके नतीजे में कई लोग मारे गए। जापानियों के लिए बारूद एक नई चीज़ थी जिससे वो डर गए थे। जंग सिर्फ 1 दिन तक चली। मंगोल बजाय जापानियों पर हावी हो गए थे लेकिन क्योंकि उनके आधे लश्कर इकी आइलैंड पर थे वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए।
ایک چھوٹے درجے کا جنرل تاکازاکی سویناگی نے اپنے کمانڈر شینی گاگیسوکے سے سنا کہ انہیں صبر کرنا چاہیے تاکہ منگول سخت علاقوں تک پہنچ جائے۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کی اور حملہ کرنے کو چل پڑا۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو منگولوں کے بیڑے سے لڑا تھا اور ان میں سے 2 کو مار دیا تھا۔ اس نے انہیں یہ خبر دی کہ جس منگول بیڑے سے وہ لڑا تھا ان کی تعداد کم ہے اور وہ پاس میں ہی ہیں۔ تاکازاکی اپنے 5 جاتوں کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کو چل پڑا، مگر ان کے گھوڑے دلدل میں پھنس گئے۔ منگولوں نے ان پر تیروں کی بارش کی۔ تاکازاکی اور ان کے 3 ساتھی بھاگ کر ایک دوسرے دستے کے ساتھ مل گئے جنہوں نے منگولوں کو بھگا دیا، مگر رات ہوتے ہی منگولوں نے 3 میں سے 1 حصہ جاپانیوں کو مار ڈالا۔ باقی بھاگ گئے اور بعد میں منگولوں نے اس علاقے کے کئی گھروں کو جلا دیا۔ کچھ وقت بعد منگولوں نے دازائفو کے شہر کی طرف پیش قدمی کی جو چیگوزن پروونس کا کیپٹل تھا۔ یہ شہر ایک خاص سیاسی اور مالی اہمیت کا حامل تھا۔ جنگ 3 دن تک چلی اور جاپانیوں نے اپنی آخری کوشش کی، لیکن صحیح سپلائز اور ہتھیار کی کمی کی وجہ سے وہ یہ جنگ ہار گئے۔ ہزاروں جاپانی فوجی مارے جا چکے تھے اور کئی بندی۔ دوسری طرف منگولوں نے کم تلفات دیے تھے۔ بیسڈ آن جاپانیز ہسٹری، منگولوں نے میزوکی کو اپنا آخری شکار بنانے کا ارادہ کیا تھا جو ایک پانی سے گرا ہوا پرانا کیسل تھا، لیکن ان کے 3 جرنیل میں سے ایک لیو فوجنگ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کو ایک تیر ایک جاپانی نے اس کے چہرے پہ مارا تھا جس کا نام شونی گاگیسوکے بتایا جاتا ہے۔ لیو نے باقی جنرل سے مشورہ کیا واپس شپ میں جانے کے لیے۔ ان میں سے ایک راضی تھا مگر دوسرا نہیں چاہتا تھا کہ جاپان ان پر حاوی ہو، اس لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ آخر میں بات یہی بنی کہ انہیں واپس شپ میں جانا چاہیے۔ رات جب صبح ہوئی تو منگول کشتی غائب ہو گئے۔ ہوا خوشیوں کہ ان کا سامنا ایک سمندری طوفان سے ہوا جس کے نتیجے میں منگولوں کے آدھے سے زیادہ لشکر ڈوب گئے۔ 50 جوان سپاہی گرفتار ہو گئے تھے اور بعد میں انہیں سزا دی گئی۔ کہا وہ جنگ جس میں بہت کم منگول سپاہی مارے گئے، اور کہا وہ طوفان جس نے ان کے قریب 13,000 لشکر کو اور 200 کشتیوں کو نگل لیا تھا۔ بچے ہوئے منگول جاپان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہنے کو تو منگول یہ جنگ جیت گئے تھے، لیکن قبلائے خان کو سمجھا گیا تھا کہ جاپان کو حاصل کرنا آسان نہیں۔